कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और जो हमारा ये वीक रहेगा आज का, वो रहेगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट वन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, द ब्राइट क्लासरूम आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पे भी मिलेगा। अब आप हमें वहाँ पे जरूर सर्च और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेशन की पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टीफन प्रिसनर was appointed as the UN resident coordinator in India in December for a term of। जो स्टीफन प्रिसनर है उनको भारत के लिए जो यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है यूएन ने, और कहाँ के लिए किया है? इंडिया के लिए किया है। और इस हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है उनकी टर्म कितनी रहेगी। जो उनकी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? वो हमारा आंसर है सी, 4 साल के लिए रहेगा ये। और जो ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ कौन सी कंट्री से स्टीफन प्रिसनर कौन सी कंट्री से आते हैं? ये आते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के हैं। और जो इनकी टर्म है 4 साल की है, जो 2025 1 दिसंबर 2025 से 2029 तक इनकी टर्म रहेगी। और ऑस्ट्रिया से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन ये पढ़ते चलिएगा स्टैटिक पार्ट के लिए। इनके प्रेसिडेंट इनके प्रेसिडेंट कौन है? यह अलेक्जेंडर वैन अलेक्जेंडर वैन डी बेलर वैन डी बेलर है इनके, कौन है? प्रेसिडेंट है। और कैपिटल ऑस्ट्रिया की वो है वियना। वियना इनकी कैपिटल है। और करेंसी आप याद रखिएगा यूरो। तो इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट के लिए बनता था वो हमने डिस्कस कर लिया इसमें। अब बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेम द एक्सप्रेशन दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सिलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। हमें उस एक्सप्रेशन का नाम बताना है। तो उसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ई, रेज बेट। ये रेज बेट क्या चीज़ है? एक तरह का एक्सप्रेशन है जो ऑनलाइन जो कंटेंट होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसको जानबूझ के जो गुस्सा, जो एंगर है, जो नेगेटिव इमोशंस को प्रोवोक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ का यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सपोज कि वहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर ऐसी चीज़ें बढ़ती है। उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये जो वर्ड है रेज बेट, इसका यूज किया जाता है, इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। तो इसको क्या चुना गया है? एक्सप्रेशन उस यूज को किस क्या चीज़ चुना गया है? इसको वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया है 2025 के लिए। और किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन that was honored by the UN Population Fund India in November for winning the 2025 United Nations Population Award in इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के अंदर। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर किसको चुना गया है? उस इंस्टीट्यूशन का हमें नाम बताना है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड, उस इंस्टीट्यूट को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। अब ये करती क्या है? ये कंट्रीब्यूशन करती है किस चीज़ में? ये कंट्रीब्यूशन करती है जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन साइंस है। क्योंकि किसी चीज़ को लिए सपोज आपको एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं। किसी गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, उसको बेसिकली ये तो पता होना चाहिए कि उसके पास कितने पर्सन है जो बीपीएल है, कितने हैं जो यूपीएल है, और कितने हैं जो एमपीएल है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन और मिडिल पॉवर्टी लाइन। ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी वो किसी स्कीम को
अच्छे तरीके से वो लॉन्च कर पाएगी, उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, ऐसी चीज़ों को अगर समझना है तो हमें क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन की एक तरह से साइंटिफिक हमें पता होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है, उसका साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। तो और डेमोग्राफिक इसकी रिसर्च होनी चाहिए हमारे पास। तो वो चीज़ कौन काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है, ये चीज़ काम करती है यही। और तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता था। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन दिसंबर द इसरो अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन। बाय विच ईयर इज BS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सपेक्टेड टू अचीव फुल ऑपरेशन स्टेटस। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, BS जो इंडिया का क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाह रहे हैं। इसके लिए इंडिया ने डेडलाइन सेट की है कि हम इस टाइम तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो वो डेडलाइन कब की है, 2035 तक। 2035 तक गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो ये हमसे डेडलाइन पूछी है, तो इसको हम मार्क करते हैं, हमारा आंसर सी। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, मार्क द इंडियन PSU दैट सिक्योर द हाईएस्ट रैंक अमंग इंडियन कंपनी इन स्टॉकहोम इंटरनेशनल। जो फिफ्थ, अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मार्क द इंडियन PSU दैट सिक्योर द हाईएस्ट रैंक अमंग इंडियन कंपनी इन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री भी बोलते हैं। टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी 2024 की जो लिस्ट रिलीज करी है इन्होंने, उसमें जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन जो PSUs है, इंडियन जो कंपनीज है, उनमें किस इंडियन कंपनी का हाईएस्ट रैंक है। तो ये नीचे 5 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है। तो हम मार्क करते हैं सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसको कितना रैंक है इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर इसका रैंक है फर्स्ट, और ग्लोबली देखें तो इसका रैंक है 44th ग्लोबली। ग्लोबली इसका कितना रैंक है, 44। और इंडिया के अंदर सेकंड रैंक पे कौन है इंडिया में, वो है बेल। और ग्लोबली कितना रैंक है इसका, 58th। और बेल की फुल फॉर्म क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और थर्ड रैंक कौन है, टॉप 3 तो हमें पता हो, MDL। और जिसका रैंक ग्लोबली कितना है, 91st। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेजोंग डैक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बेसिकली ये शिप यार्ड्स होते हैं जो हमारे उनको इस्टेब्लिश करते हैं। और जो टॉप, मतलब आपको ग्लोबली अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक पे कौन थी, ग्लोबली अगर पूछा जाए तो कौन है, लॉकहीड मार्टिन है जो फर्स्ट रैंक है जिसका ग्लोबली। इसका फर्स्ट रैंक है। और सेकंड रैंक पे कौन है, RTX। ये कंपनी USA की कंपनी है, ये टॉप फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे ये कंपनी है। और इंडिया ने 2024 में जो ये जो हथियार है, इनसे कितना इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट किया है, वो किया है $7.5 बिलियन का इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट किया है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, आप याद रखिएगा, सिप्री ने की है। अब बढ़ते हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग विश्वनाथ आनंद इन फाइनल हेल्ड इन इजराइल दिसंबर 2025। पहले जो क्वेश्चन है, जेरूसलम मास्टर्स, आपको पता हो कि ये कौन से खेल से रिलेट करता है, तो वो चेस से करता है। और हमें पूछा गया किसने जीता है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अर्जुन इर्गिसी है, इन्होंने जीता है। और किसको डिफीट किया इन्होंने,
विश्वनाथ आनंद को इन्होंने हरा के, ये जेरूसलम मास्टर है, ये टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट पार्टनर विद कर्नाटका बैंक लिमिटेड इन दिसंबर टू अपग्रेड इट्स डिजिटल बैंकिंग सिस्टम यूजिंग क्लाउड पार्क फॉर इंटीग्रेशन ऑन रेड हैट ओपन शिफ्ट। हमें उस कंपनी का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है कर्नाटका बैंक के साथ, जो क्या करेगी, अपग्रेड करेगी अपना डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है। कर्नाटका जो क्या करेगा, कर्नाटका बैंक वो अपग्रेड करेगा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, किस चीज़ को यूज करके, क्लाउड पार्क को, इसको यूज करके, और किस पे करेगा, रेड हैट ओपन शिफ्ट पे इस चीज़ का यूज करेंगे। हमें उस कंपनी का नाम बताना है कि किसके साथ टाई अप किया है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, IBM। ये इस कंपनी के साथ टाई अप किया है कर्नाटका बैंक ने। तो अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। यूपी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to host the 5 international airport in December 2025. Which of the following city does not have an international airport among these 5? यूपी क्या है, अभी क्या हुआ है यूपी के अंदर कि टॉप जो यूपी के अंदर कितने हैं, 5 एयरपोर्ट, 5 एयरपोर्ट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है, ये इंडिया का पहला स्टेट है जिसके एक ही स्टेट में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, काफ़ी बड़ी ये स्टेट है। और हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो हमें ये बताना है नीचे दिए गए जो 5 जो स्टेट्स नीचे दिए गए 5 सिटीज़ हैं, इनमें यूपी की कौन सी सिटी है जिसमें वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला, लखनऊ। लखनऊ के अंदर क्या है, काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है जिसको CCS इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दूसरा है वाराणसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वाराणसी में भी काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। तीसरा कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और 4th है अयोध्या, ये जो गाजियाबाद है इसमें नहीं है, अयोध्या में भी है। अयोध्या में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाजियाबाद में नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो ये रहेगा कि इन बाकी 4 में है। और 5वां जो किस में है, नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूशन रिलीज द 7th एडिशन ऑफ एशिया पावर इंडेक्स इन नवंबर 2025। चूज द कंट्री दैट डज नॉट अपीयर इन टॉप 5 रैंकिंग एज पर द रिपोर्ट। पहले तो ये पता हो कि आपको कौन से एडिशन की रिपोर्ट आई है। ये 7th एडिशन था और किस चीज़ की रिपोर्ट थी, एशिया पावर इंडेक्स। और जिसको किसने रिलीज़ किया है, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। हमसे पूछा गया कि टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी कंट्री नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। तो टॉप पे कौन सी कंट्री है, टॉप 5 कौन कौन सी है, फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना, थर्ड है इंडिया, फोर्थ पे है जापान फोर्थ पे है। और फिफ्थ पे आप याद रखिएगा रशिया।
रशिया फिफ्थ पे है। और लोएस्ट की अगर पूछे, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि टॉप 5 में कौन कौन से नहीं है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लोएस्ट कौन सी है। तो लोएस्ट आप याद रखिएगा, ये कौन सी कंट्री है, पपुआ न्यू गिवेना, ये कंट्री है लोएस्ट पे। इसमें टोटल कितनी कंट्री ली गई थी, 27 कंट्रीज पे ये जो क्या किया गया है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो लोवेस्ट थी जो वो 27 थी। 27th जो है कंट्री कौन सी है, पप्पू न्यू गिनिया। इस कंट्री को लोवेस्ट रैंकिंग मिली है। अब बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3 मेजर लोन अप्रूवल साइंड बिटवीन इंडिया एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 के अंदर, और कि कौन से मंथ में, दिसंबर में लोन लोन पास हुए हैं इंडिया और इंडिया के लिए लोन अप्रूवल हुई है, और इंडिया और एडीबी बैंक के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम बोलते हैं। तो हमसे नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है कि इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम पढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है, एडीबी अप्रूव्ड $5 मिलियन का लोन है फॉर महाराष्ट्र टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोट एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी बैंक के साथ 500 मिलियन का जो लोन है वो टाई अप किया है। उसके लिए एमओयू साइन हुआ है कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसको इन्हेंस करेंगे। कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर जो सोलराइजेशन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लिए लोन है, महाराष्ट्र के लिए। और महाराष्ट्र में क्या करेंगे, ये जो रूरल एरिया है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, उसको बेटर करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके लिए काम करेंगे ये। इसका जो एम है, क्योंकि जो लोन है उसका कोई ना कोई एम होता है, किसी इतना बड़े अमाउंट का अगर लोन दे रही है तो इसको कोई ना कोई एम रख के ही दिया जाता है। ये क्या करेंगे, जो डे टाइम सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, डे टाइम सोलर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, डे टाइम जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि अब जो 12 से लेके 4 बजे का जो टाइम होता है, डे का जो टाइम होता है, जिसमें मैक्सिमम जो हीट होती है वो जनरेट होती है, उस टाइम में क्या करेंगे, उस एनर्जी, उस टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। जिससे कितने कितने पर्सन को बेनिफिट होगा, जो महाराष्ट्र के 9 लाख फार्मर्स हैं, 9 लाख फार्मर्स, जो महाराष्ट्र के 9 लाख फार्मर्स हैं, उनको क्या करेंगे, उनके लिए ये चीज का यूज करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, जो फार्मिंग, जो क्या होगा इसमें, फार्मर्स की जो इनकम है, फार्मर्स की जो इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जो सेकंड है, तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एडीबी अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $190.6 मिलियन फॉर एमपी, मध्य प्रदेश के लिए, टू फाइनेंस एन 8.62 किलोमीटर अंडरग्राउंड इंदौर मेट्रो रेल कॉरिडोर विद 7 स्टेशंस के। बेसिकली क्या हुआ है कि एमपी के अंदर ये लोन एमपी के लिए अप्रूव हुआ है। एमपी में भी किसके लिए हुआ है, एमपी में इंदौर, इंदौर जो मेट्रो मेट्रो रेल एक्सपेंशन के लिए, रेल एक्सपेंशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कितना डॉलर, 190.6 मिलियन। और इसमें क्या करेंगे, 8.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो मेट्रो है, मेट्रो लाइन को ये क्या करेंगे, 7 स्टेट, 7 स्टेशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो सिटी और एयरपोर्ट के बीच की दूरी है, सिटी और एयरपोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी को कम कर देंगे, कनेक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और जो वहाँ की जो ट्रैफिक है
को कम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एडीबी अप्रूव्ड $210 million लोन फॉर गुजरात टू फंड इट्स स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट आधी सही है आधी गलत है। कैसे? एडीबी ने अप्रूव कितना अमाउंट का किया है? 110 इतने अमाउंट का किया है, और ये स्टेटमेंट आधी स्टेटमेंट सही है कि इस प्रोग्राम के लिए किया है। तो कितना किया है? ये स्टेटमेंट वैसे गलत है क्योंकि 210 दिया गया था, इसमें $110 million का दिया गया है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारा सी है ऑप्शन, ये सही है क्योंकि सी स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 11th क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन नवंबर 2025 इंडिया लॉन्च्ड डैश अमिड साइक्लोन दित्वा डिवास्टेशन इन श्रीलंका टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। हमसे पूछा गया है कि इंडिया अभी हाल ही में किसने साइक्लोन आया था दित्वा, जो कहाँ पे, जिसने कहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था? श्रीलंका के अंदर। इंडिया ने एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड दी है और डिजास्टर रिलीफ दी है। तो उस ऑपरेशन के एक ऑपरेशन चलाया था इंडिया ने, उसके तहत ये प्रोग्राम, ये जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करवाई गई है। हमसे उस प्रोग्राम का नाम पूछा गया है, उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। नीचे 5 ऑपरेशन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया कि उस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ई ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु है जो हमारा आंसर है, जिस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे श्रीलंका की हेल्प की थी, श्रीलंका की हेल्प की थी। और बढ़ते इसके साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 13th क्वेश्चन है। मेंशन द बोर्ड वेयर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अपॉइंटेड विवेक चतुर्वेदी एज द चेयरमैन इन नवंबर 2025 सक्सीडिंग संजय कुमार अग्रवाल। हमें बताना है कि कौन से बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किसे? विवेक चतुर्वेदी को। विवेक चतुर्वेदी को किसका अपॉइंट किया गया चेयरमैन? वो किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डी हमारा आंसर है। इनसे पहले कौन थे? संजय कुमार अग्रवाल, ये भी आप याद रखिएगा, जिसको इन्होंने सक्सीड किया है। और अभी हाल ही में कौन है? विवेक चतुर्वेदी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनके ये क्या है? चेयरमैन है। अब बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्रूव्ड $475.8 million in loan in November 2025 for healthcare in Assam and ecotourism development in Meghalaya। हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने टोटल $475.8 million का जो लोन है वो किसे दिया? असम को दिया है, मेघालय को दिया है। हमसे पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लोन प्रोवाइड करवाया है। तो हम मार्क करते हैं सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने ये लोन प्रोवाइड करवाया है। अब जो असम हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, असम का जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, इसके लिए बेसिकली कितना अमाउंट दिया गया है? $398.8 million का। ठीक है। और टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जो लोन दिया गया है मेघालय को कि वो अपना इको टूरिज्म डेवलप करेंगे, उसके लिए कितना अमाउंट का लोन दिया गया है? वो दिया गया $77 million का। कितना अमाउंट का लोन है? 77 मिलियन डॉलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2025 टू अटेंड 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। हाल ही में क्या है? दिसंबर में क्या हुआ है? 4 दिसंबर से 5 दिसंबर को कौन आए थे? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की विजिट की थी। हमसे पूछा गया है कि नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है।
तो जो पहली स्टेटमेंट है, पीएम मोदी गिफ्टेड अ रशियन लैंग्वेज एडिशन ऑफ द भागवत गीता एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल। ये एक स्टेटमेंट एकदम सही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने वो रशियन लैंग्वेज में भागवत गीता है वो किसे दी है, व्लादिमीर पुतिन को दी है, एज अ गिफ्ट दी है, ये गुडविल गेस्चर है उसके अकॉर्डिंग दी है। सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट, रशिया फॉर्मली ज्वाइंट द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एन इनिशिएटिव लीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्लोबल कैट बिग कैट कंजर्वेशन के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन। इसमें बड़ी बड़ी जो हमारी कंट्रीज है वो इसमें क्या कर रही है, इनको ज्वाइन कर रही है ताकि ये जो बड़ी बिग कैट्स है इनको क्या किया जाए, कंजर्व किया जा सके। रशिया ने फॉर्मली इसको ज्वाइन कर लिया है। इस रशिया के ज्वाइन करने के बाद जो टोटल जो कंट्रीज हो गई है इसमें इसमें टोटल जो कंट्री है हो गई है वो 19 कंट्री हो गई है, और रशिया जिसमें 19th कंट्री है इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है, एन इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड रशियन पोस्ट टू इनहेंस पोस्टल एंड पार्सल सर्विस बिटवीन टू कंट्री। क्या है कि इंडिया के अंदर इंडिया पोस्ट काम करता है, रशिया के अंदर रशियन पोस्ट काम करता है। तो जो पोस्टल और पार्सल सर्विसेज है उसकी सर्विसेज को इनहेंस करने के लिए दोनों कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। इस एग्रीमेंट को दोनों कंट्रीज ने क्या किया है, साइन किया है, और इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 16th क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेज मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति 2025 conducted to enhance interoperability and strengthen counter-terrorism readiness in December 2025। हमसे पूछा गया है कि जो गरुड़ा शक्ति है जिसका कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था, कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है ये एक्सरसाइज, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और ये कौन सी एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री में अगर बात करें तो मिलिट्री में भी ये पैरा जो स्पेशल फोर्सेज होती है हमारी एसपीजी, उससे रिलेट करती है एक्सरसाइज। हमसे पूछा गया है कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है। ये एक्सरसाइज हुई तो इंडिया के अंदर है, लेकिन कहाँ हुई है। तो इसका जो 10th एडिशन है वो कहाँ पे है, बकलो है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये जो हमारा आंसर है डी, ये सही है एकदम। अब बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड उड़ीसा सीएम मोहन चंद मांझी इनॉग्रेटेड द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। दिसंबर में क्या हुआ है, उड़ीसा के जो सीएम है, ये भी आप याद रखिएगा, मोहन चंद मांझी जो यहाँ के उड़ीसा के जो सीएम है, इन्होंने क्या किया है, 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, जो रेत से जो आर्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट हुआ है, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने मिलके। तो इसका जो 15th एडिशन था वो उड़ीसा की कौन सी सिटी में हुआ है, कहाँ हुआ है ये, तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है बी हमारा आंसर, कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क में ये हुआ है यहाँ पे। इस इवेंट के साथ साथ 15th एडिशन तो ये था कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल था, और इसके साथ साथ 36th एडिशन था कोणार्क फेस्टिवल का, ये भी इवेंट हुआ था। तो आप दोनों याद रखेंगे, 36 कोणार्क फेस्टिवल का 36th एडिशन था, और जो सैंड आर्ट फेस्टिवल था इंटरनेशनल लेवल का, इसका कौन सा था, 15th एडिशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। When is acquired immune deficiency syndrome AIDS Day 2025 observed across the globe to raise awareness about human immunodeficiency virus HIV and to promote solidarity with people living with HIV। हमसे जो पूछा गया है कि एड्स डे कब ऑब्जर्व किया गया है, हमसे ये पूछा गया है। तो एड्स डे कब सेलिब्रेट किए ऑब्जर्व किया गया है, ये किया गया 1 दिसंबर को। ये बेसिकली क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम, ये प्रमोट करता है सॉलिडेरिटी विद पीपल, जिन लोगों को जो ऑलरेडी
HIV से जो HIV पॉजिटिव है उनके साथ खड़ा रहने के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए कि भी जो बंदे रह रहे हैं किसके साथ, HIV पॉजिटिव, जो HIV पॉजिटिव है इस दिक्कत के साथ रह रहे हैं उनके साथ प्रमोट करती है उनके साथ सॉलिडेरिटी को। तो इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि इस डे की थीम क्या थी। इसकी जो थीम थी वो थी ओवर कवरिंग डिसरप्शन, ओवर कवरिंग डिसरप्शन, डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसको कब ऑब्जर्व किया गया था इस डे को, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेंस ये किया गया था 1988 में। ये भी आप याद रखिएगा कि पहली बार कब इसको ऑब्जर्व किया गया था इस डे को। तो इस डे को पहली बार किया गया था 1988 में, इसको ऑब्जर्व किया गया था। और कब इसको ऑब्जर्व करते हैं ये डे भी याद रखिएगा, 1 दिसंबर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम भी ये पूछा जा सकता है। इसकी जो थीम थी वो भी आप याद रखिएगा कि ओवर कवरिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। अब बढ़ते हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Which of the following bank were identified as domestic systematically important bank for 2025 by the Reserve Bank of India in December 2025? बेसिकली क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक साल क्या करता है कि जो डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव व्यू से जो हमारी जो इंडिया के लिए डोमेस्टिक तौर पे जो इम्पोर्टेंट बैंक बनते हैं, जिनको गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी रहती है कि उनको हम प्रमोट करें, ऐसे 3 बैंक नीचे नाम दिए गए। इनमें से हमें बताना है कि कौन से ऐसे बैंक है जिसको ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा दिया गया है। तो हमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ABC। तीनों बैंक कौन कौन से, SBI, HDFC, ICICI, तीनों जो डोमेस्टिक तौर पे देखें तो ये इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा दिया गया है इनको। तीनों बैंक हमारे लिए, एक पब्लिक सेक्टर है, बाकी 2 हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो इन तीनों को ये दर्जा दिया गया है इम्पोर्टेंट बैंक का। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा दिया गया है। अब जो 20th क्वेश्चन हमारा, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अनवेल्ड इंडियाज न्यू सिस्मिक मैप इन नवंबर विच प्लेस द इंटायर हिमालयन आर्क अंडर द हाईएस्ट रिस्क जोन 6 कैटेगरी। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने हाल ही में क्या किया है कि इंडिया की जो सिस्मिक मैप था उसको रीडिफाइन कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या है कि कैटेगरी 6 है जिसको ऐड किया गया है। उन्होंने क्या 6 कैटेगरी में किसको रखा है, क्वेश्चन में दिया गया है। पहले 5 कैटेगरीज थी, अब 6 कैटेगरी इसमें एक नई इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें क्या किया गया कि जो इंटायर हिमालयन आर्क है हमारी, उसको जोन 6 कैटेगरी के अंदर डाला गया है। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने ये काम किया है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो है सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या किया है, इन्होंने रिवाइज्ड जो अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड है, जिसमें इंडिया की जो 61% जो इंडिया की जो टोटल लैंड मास है, इंडिया का जो भूमि एरिया है, जो जिस बिना पानी को छोड़ दीजिए आप, जो जमीनी एरिया है वो क्या है, मॉडरेट टू हाई हेजार्ड जोन में आता है। मतलब आप मान के चलिए कि 61% जो एरिया इंडिया का जो 61% जो जमीनी एरिया है वो किस जो सिस्मिक जोन के अकॉर्डिंग देखे तो किस में आता है, मॉडरेट टू हाई जोन में आता है, कि जहाँ पे नुकसान हो सकता है। अगर अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और पॉपुलेशन अगर एक्सपोजर देखे, पॉपुलेशन एक्सपोजर, तो अगर पॉपुलेशन की बात करें कि कितना % पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर रहती है, तो कितनी है, 75% पॉपुलेशन है जो इस चीज़ को फेस कर सकती है अगर कुछ ऐसा होता है तो। और नई कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ कि नई कैटेगरी जो जोन 6 कैटेगरी बनाई है, जिसमें क्या किया है, इंटायर हिमालयन जो आर्क है उसमें इस चीज़ को रखा गया है, उसको इस चीज़ में रखा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे 21st क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, नेम द मेंस फील्ड हॉकी टीम दैट डिफीटेड इंडिया टू क्लेम द मेडन सुल्तान अजलन शाह
कप टाइटल इन फाइनल हेल्ड इन इपो मलेशिया के अंदर हुआ था जो। तो क्या है कि पहला तो आपको ये पता हो कि सुल्तान अजलन शाह कप है जो किस खेल से रिलेट करता है ये किससे करता है? ये करता है हॉकी इवेंट से है, हॉकी स्पोर्ट से ये रिलेट करता है। और जो इसको ऑर्गेनाइज किसने कौन करवाती है? इसको ऑर्गेनाइज करवाती है मलेशियन हॉकी कन्फेडरेशन, आप याद रखिएगा। और अब जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंडिया को हरा के किसने इसको जीता है? क्या चीज? सुल्तान अजलन शाह कप है जो किसने जीता है? तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, बेल्जियम। बेल्जियम ने इंडिया को हरा के ये इवेंट जीता है, ठीक है। और इसमें जो टॉप स्कोरर रहे हैं वो भी कौन है? वो है टॉम बूम। टॉम बून है जो बेल्जियम की है, ये बेल्जियम के बेल्जियम ये बेल्जियम के हैं। और जो चैंपियन है इसमें ब्राजील बेल्जियम रही है। और टूर्नामेंट कब से स्टार्ट हुआ था? पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था 1983 के अंदर। और इसमें जो पार्टिसिपेंट है, कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? बेल्जियम ने किया था, इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने, मलेशिया ने, क्यों मलेशिया के अंदर तो ये हुआ है, और कनाडा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और साउथ कोरिया साउथ कोरिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टोटल देख लीजिए आप, इसमें कितने 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज का। नेम द इंडियन क्रिकेटर क्रिएटेड हिस्ट्री इन नवंबर बाय हिटिंग हिज 352nd ODI 6 सरपासिंग शाहिद अफरीदी लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड 351 6। हाल ही में क्या है कि इस इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने कितने 6 लगा दिए, ओडीआई 6 लगाए हैं 352, मतलब उन्होंने 352 6 लगा चुके हैं। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके ओडीआई में कितने 6 थे? 351। आई होप कि इस क्वेश्चन सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं वो है रोहित शर्मा, ठीक है, इंडियन ओपनर है ये। और ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, तो मैं आपको ये डिस्कस किया हमने इसको। अब बढ़ते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन की तरफ। नेम द बेवरेज कंपनी दैट बिकम द ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर फॉर टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग इन नवंबर। हमें बताना है उस कंपनी का नाम बताना है जो टाटा आईपीएल है, जो टाटा वीमेन आईपीएल होगा भी अगले साल, तो उसकी जो क्या हुई है ऑफिशियल पार्टनर बनी है। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा बिस्लेरी इंटरनेशनल। ये है क्या है? ऑफिशियल पार्टनर बनी है जो टाटा वीमेन आईपीएल है जो उसकी ऑफिशियल पार्टनर बेवरेज पार्टनर बनी है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।